हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम करने वाले हैं एमसीक्यूज क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल से। ओके, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो बस स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, तो मेंटली रिटार्डेड इंडिविजुअल्स का जो आईक्यू होता है वो कितने से नीचे होता है। ठीक है, सपोज अगर आईक्यू इतने से कम है तो इट्स मीन की देयर मे बी ए प्रॉब्लम ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। तो कितना होना चाहिए? बिलो 70 होना चाहिए, या बिलो 90 होना चाहिए, या बिलो 100, या इसमें से कोई नहीं। तो जो आईक्यू होता है वो 90 से बिलो होता है मेंटली रिटार्डेड इंडिविजुअल्स का। चलो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में। तो मेंटली रिटार्डेशन क्या होता है? ये एक इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग प्रॉब्लम है जो कि किसी इंडिविजुअल में हो सकती है, और जिसमें क्या है, उनका इंटेलिजेंस कोसेंट जो बहुत कम होता है, और उनको फिर जो नॉर्मल चीज़ें हैं डेली लाइफ की, जैसे कम्युनिकेट करना, अपना ध्यान रखना, उनका खुद का ध्यान रखना, जो भी डेली के काम है, उनके सोशल स्किल्स हैं, वो उतनी अच्छी नहीं होती हैं। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन के 4 टाइप्स हो सकते हैं। माइल्ड या बॉर्डरलाइन डलर्स, जिनमें उनका आईक्यू हो सकता है 70 टू 90। इसलिए मैंने कहा कि 90 से नीचे होता है तो मेंटल रिटार्डेशन उनमें हो सकती है। सेकेंड टाइप है मॉडरेट, जिन्हें कहते हैं मोरोन्स या फीबल माइंडेड। इनका आईक्यू होता है 50 टू 70। ओके, देन आते हैं सीवियर या इम्बिसाइल्स कहते हैं। इनका आईक्यू होता है 25 टू 50। और जो ये दोनों हैं, इन्हें एजुकेट करना उतना इजी नहीं होता है, इनको पूरी लाइफ के लिए सपोर्ट चाहिए। ओके, लेकिन जो सीवियर या इम्बिसाइल्स हैं, ये अपना ध्यान कुछ हद तक रख सकते हैं। ठीक है, देन है प्रोफाउंड या जिन्हें कहते हैं इडियट्स। इनका आईक्यू होता है बिल्कुल कम, बेलो 25। इन्हें किसी भी तरह की स्किल सिखाना या एजुकेट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, और इन्हें पूरी लाइफ टाइम सपोर्ट चाहिए। क्लियर है? इस पे अलग से वीडियो है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। मैं इसलिए पढ़ा देता हूँ कि थोड़ा आपको रिवाइज हो जाए, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो एक आइडिया लग जाए। चलो, देन है पीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में। 1995 में जो आया था, तो ये फोर्स में कब आया था? ओके, फर्स्ट ऑप्शन है मार्च 20, 1995। सेकेंड है अप्रैल 20, 1997। थर्ड ऑप्शन है दिसंबर 12, 1995। फोर्थ ऑप्शन है फरवरी 7, 1996। तो जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है 1995, ये आया था फोर्स में 7 फरवरी 1996 को। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो, पीडब्ल्यूडी एक्ट की फुल फॉर्म या उसमें क्या चीजें कही गई थी। पहला है इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन। सेकंड है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द पर्संस विद डिसेबिलिटीज। थर्ड है नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबल्ड। फोर्थ है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। तो पीडब्ल्यूडी एक्ट में क्या कहा गया था? पीडब्ल्यूडी एक्ट में कहा गया था ऑप्शन ए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन। क्लियर है? आप बिल्कुल सेंटेंस से ही समझ सकते हो कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और जहां भी हो सके उनका पूरी तरह से पार्टिसिपेट करवाना किसी भी काम में। चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में। तो ये लोकसभा में कब अप्रूव हुआ था? ये अप्रूव हुआ था दिसंबर 12 को 1995 में। और फोर्स में कब आया था? 7 फरवरी 1996 को, 1996 में। ठीक है, ये बहुत बड़ा लैंडमार्क था, क्योंकि इससे पहले कोई भी उतने बड़े एक्ट नहीं थे। तो ये जो भी डिफरेंटली एबल पर्सन्स थे, उनके हक को बचाने के लिए, उनके पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए ये एक्ट आया था 1995 में। इसके मेन एस्पेक्ट क्या थे? एजुकेशन देना, एम्प्लॉयमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, जॉब रिजर्वेशन के बारे में बात करना, रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के बारे में बात करना, मतलब उनका पुनर्वास करवाना, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना। ठीक है, इंश्योरेंस स्कीम्स थी, और जो बहुत ज्यादा सीवियर डिसेबल थे उनके लिए घर देना, ये भी प्रावधान था उसमें। ठीक है, और क्या होना चाहिए था? मिनिमम 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए थी अगर किसी को रिजर्वेशन चाहिए डिसेबिलिटी के अंदर, एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में, और किसी भी गवर्नमेंटल स्कीम्स में। तो मैं जिसकी पॉसिबल होती है मैं उसको रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। ओके, चलो, इंक्लूसिव स्कूल की इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होनी चाहिए? ओके, तो पहला ऑप्शन है कि स्कूल क्लाइमेट होना चाहिए। सेकंड है वेलकमिंग एटीट्यूड। थर्ड है पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट। फोर्थ है नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर। तो इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि नहीं होनी चाहिए? तो वो नहीं होनी चाहिए कि नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर नहीं होना चाहिए स्कूल्स का। ठीक है, स्कूल्स को अच्छे से कोऑपरेट करना चाहिए, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, वेलकमिंग एटीट्यूड होना चाहिए, और जो भी स्कूल में ओवरऑल क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होना चाहिए। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। चलो, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम की। स्कूल क्लाइमेट होना चाहिए अच्छा, वेलकमिंग एटीट्यूड होना चाहिए, पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन ऐसी होनी चाहिए ताकि जो स्पेशल बच्चे हैं, जो स्पेशल एजुकेशन के नीड के बच्चे हैं,
उनको हेल्प मिले। ठीक है, रोल्स ऑफ टीचर्स भी होना चाहिए ताकि जो टीचर्स का एटीट्यूड है वो कई बार थोड़ा अलग रहता है ना, वो तो सोचते हैं कि बर्डन है, मुझे इसे अलग से पढ़ाना होगा ऐसे बच्चों को, या उस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो टीचर्स का रोल भी बहुत अच्छा होना चाहिए। क्लासरूम प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, सभी तरह के एड्स या असिस्टिव एड्स होनी चाहिए, सपोर्टिव एड्स मटेरियल्स होनी चाहिए, जो भी जैसे फर्नीचर है, कोई मल्टीमीडिया डिवाइस है, आईसीटी टूल्स हैं, हेयरिंग डिवाइस है, या सभी चीज़ें क्या हैं ब्रेल्स में भी अवेलेबल हों, सभी बुक्स हैं वो बड़े फॉन्ट में अवेलेबल हों। तो ये सभी क्या हैं, सपोर्टिव एड्स हैं। ठीक है, जो कि इंक्लूसिव क्लासरूम को एनहेंस करते हैं। और इंक्लूसिव क्लासरूम में इशूज या चैलेंजेस क्या हो सकते हैं वो भी पढ़ लेते हैं इसी में। तो इशूज एंड चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, पेरेंट्स एटीट्यूड, कई बार वो सोचते हैं जो माँ बाप हैं कि दिक्कत होगी, उसे डेली ले जाना होगा, खर्चा होगा और पढ़ा के क्या होगा, मतलब दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड वो कई बार पेरेंट्स में हो सकता है। तो ये भी क्या है, एक इशू है। माँ बाप को कई एनजीओ होती हैं, उन्हें कई बार मनाना पड़ता है कि अपने बच्चों को आप पढ़ने के लिए भेजो आप। सेकेंड है कि एक्सेप्टेंस फ्रॉम रेगुलर स्कूल। चलो पेरेंट्स मान भी गए, जब वो स्कूल जाते हैं तो कई बार हो सकता है कि वो उन्हें अलाउ ना करें अपने स्कूल में पढ़ने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई एक्स्ट्रा बर्डन ना हो जाए, हमें सारी चीज़ें फिर इनके अकॉर्डिंग भी देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो कई बार क्या है, स्कूल्स का एक्सेप्टेंस भी इशू बन जाता है। तो ट्रांसपोर्ट भी क्या है, कई बार दिक्कत हो सकती है ट्रांसपोर्ट में, या मोस्टली होती है दिक्कत, क्योंकि अगर स्कूल दूर है तो वहाँ तक बच्चे को खुद जाना होगा। और अगर किसी बच्चे को पहले से कोई दिक्कत है ना, कोई डिफरेंटली एबिलिटी है, तो हो सकता है ट्रांसपोर्ट करने में उन्हें दिक्कत हो। तो ट्रांसपोर्ट भी क्या है, एक इशू है। और जैसा कि हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बहुत कम देखने को मिलता है कि वो डिफरेंटली एबल पर्सन फ्रेंडली हो। मेट्रोज में बहुत अच्छे से फैसिलिटी है कि डायरेक्ट उनके डोर्स पड़े हैं तो आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो व्हील चेयर्स के साथ, अगर किसी को लोकोमोटरी दिक्कत है। लेकिन ओवरऑल क्या है, बसेस में या ट्रेन में ऐसी सुविधाएं नहीं देखी जाती हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट भी क्या है, बड़ा इशू या चैलेंज है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होना भी ये भी एक चैलेंज है कि कई बार फर्नीचर अच्छा नहीं होता, कई बार असिस्टिव या सपोर्टिव एड्स नहीं होते जो कि इंक्लूसिव क्लासरूम को एनहेंस कर पाए। अटेंशन फ्रॉम टीचर्स, कई बार होता है ना कि एटीट्यूड टीचर्स का अच्छा नहीं होता, उन्हें यही लगता है कि उन्हें एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी, उन्हें एक्स्ट्रा टाइम देना होगा, और ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो ये सब इशूज हैं इंक्लूसिव स्कूल के। इन सब पे अलग अलग वीडियो हैं, मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा लिंक कर पाओ क्वेश्चन से। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RCI या रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक रजिस्टर्ड सोसाइटी कब बना था? ओके, 1986 में, 1985 में, 1988 में, या 1990 में? तो ये बनी थी रजिस्टर्ड सोसाइटी 1986 में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन है RCI कब स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी? ओके, तो कब बनी थी? पहला ऑप्शन है 22 सितंबर 1993, सेकंड है 22 जून 1993, थर्ड है 4 मई 1993, डी है 20 अगस्त 1993 या 1993। तो ये बनी थी स्टैट्यूटरी बॉडी 22 जून 1993। ठीक है, 22 जून 1993 को। RCI का अलग से वीडियो आप जाके देख सकते हो, लेकिन उसमें क्या है, जो 22 जून है उसको मैंने जुलाई पढ़ दिया है, लेकिन जो करेक्ट डेट है वो 22 जून 1993 है। ठीक है, वहाँ पे मैंने कमेंट करके उसको लिख भी दिया है कि जो जुलाई है वो जुलाई नहीं है, वो है करेक्ट डेट इसकी 22 जून 1993। ठीक है, तो आप जब वो वीडियो देखो तो आप इससे रिलेट कर लेना। ओके, चलो RCI की ड्यूटी क्या है? पहला ऑप्शन है कि रेगुलेट द लॉ अगेंस्ट वायलेशन ऑफ RPWD एक्ट, सेकंड है रेगुलेट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंटली एबल्ड पर्सन इन कंट्री, थर्ड है रेगुलेट एंड मॉनिटर फैसिलिटीज गिवन टू PWDs एंड टू स्टैंडर्डाइज सिलेबाई। ओके, तो कौन सा ऑप्शन है? तो राइट ऑप्शन है सी। ठीक है, RCI की ड्यूटी है कि जो भी फैसिलिटीज़ मिलती हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को, उसको देखता है, और जो भी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि डिफरेंटली एबल पर्सन्स के लिए, या जो प्रोफेशनल्स हैं जो कि काम करेंगे डिफरेंटली एबल पर्सन्स के लिए, उनके लिए सिलेबस को स्टैंडर्डाइज करता है। ओके, यही ड्यूटी है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की। चलो RCI के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो ये क्या है, गवर्नमेंट बॉडी है। ये किसके लिए काम करती है? जो भी डिसएडवांटेज ग्रुप हैं और डिफरेंटली एबल पर्सन हैं, उनकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट के लिए काम करती है। रजिस्टर्ड सोसाइटी कब बनी थी? ये 1986 में बनी थी। 1992 में बिल आया था या प्रपोजल आया था RCI एक्ट के लिए पार्लियामेंट में, और 22 जून 1993 को ये बनी थी एक सांविधिक निकाय या इकाई, स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी जिसके पास अपने लॉ थे या कानून थे। ओके, 2000 में क्या हुआ, ये एक्ट
अमेंड किया गया, मतलब इसमें बदलाव किए गए और जिससे इसकी पावर और बढ़ गई। ठीक है, जो इसकी वर्किंग थी वो और ज़्यादा ब्रॉडन हो गई। चलो, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज कब आया था? 10 अगस्त 2006 को, 25 फरवरी 2006 को, 10 जून 2006 को या 10 फरवरी 2006 को? तो ये कब आया था? ये आया था 10 फरवरी 2006 को। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। तो ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो ये पॉलिसी बनी थी 10 फरवरी 2006 को। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर। ये किस लिए आई थी? ताकि जो भी इंटरेस्ट हैं, जो भी राइट्स हैं डिसेबल पर्सन के, उनको अच्छे से उनका ख्याल रखा जाए। ओके, इसका मोटिव क्या था पॉलिसी का? कि एंश्योर करना और एनहेंस करना इंक्लूसिव एजुकेशन को और इक्वल राइट के बारे में बात की थी इसने, कि सभी को इक्वल राइट मिले कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जो वॉलेटर हैं उनको अच्छे से पनिश किया जाए अगर जरूरत है तो जो नेशनल पॉलिसी 2006 थी, इसने ट्रीट किया पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को एज ए इक्वली इम्पोर्टेंट पर्सन। ऑफ कोर्स सभी का देश की तरक्की में हाथ है, सभी इक्वली इम्पोर्टेंस रखते हैं देश की तरक्की के लिए। ठीक है, और सभी पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो यही बात कही थी नेशनल पॉलिसी 2006 ने। ठीक है, और इससे पहले कौन कौन से एक्ट आ चुके थे? PWD एक्ट आ चुका था 1995 में, जो कि था इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन। देन आया था 1992 में RCI एक्ट, जिसकी ड्यूटी थी कि जो सिलेबस हैं और जो चीज़ें हैं डिफरेंटली एबल पर्सन के लिए वो सभी प्रोवाइड की जाएं। ओके, देन बना था नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरिब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज। ठीक है, ये आया था 1999 में। चलो चलते हैं नेक्स्ट। चलो, नेशनल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? तो इन्होंने बात करी थी बैरियर फ्री एनवायरनमेंट की। ठीक है, कि जो डिफरेंटली एबल पर्सन है वो भी आसानी से कहीं भी घूमना चाहें तो घूम सकते हैं, ऐसी सुविधाएं हों कि वो जहाँ भी जाना चाहें जा सकते हैं। लेकिन अभी भी वो सब नहीं दिखता यार, क्योंकि रैंप आपको बहुत कम बिल्डिंग्स में देखने को मिलेगा। अगर किसी को लोकोमोटरी दिक्कत है तो उनका बिल्डिंग में एंट्री करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो बस ये कई चीज़ें तो क्या है, बस फाइल्स में ही रहती हैं और बहुत कम काम हुआ है अभी भी। विमेन विद डिसेबिलिटीज के बारे में कहा था कि सभी का पढ़ना जरूरी है ताकि वो अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर बना सके, क्योंकि हमारे देश में क्या है, विमेन की जो लिटरेसी रेट है वो ऑलरेडी कम है, और अगर उसमें कोई डिसेबिलिटी हो जाती तो हमारे सोसाइटी में बहुत ही गलत धारणाएं हैं। ठीक है, तो नेशनल पॉलिसी ने इसके बारे में भी सोचा कि एजुकेशन जो है वो विमेन्स में इंक्रीज करना चाहिए ताकि वो अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर बना सकें और उन्हें किसी पे भी डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देने की बात कही इसने। प्रमोशन ऑफ NGO, इसने NGO जो भी काम कर रही थी इस फील्ड में उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए काम किया ताकि जो NGO हैं वो और ज़्यादा अच्छे से काम कर सकें। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ PWDs, तो रिकॉर्ड रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब प्रॉपर रिकॉर्ड होगा PWDs के बारे में तभी फंडिंग डिसाइड हो पाएगी, तभी फंडिंग एलोकेशन हो पाएगी कि कहाँ पे कितना फंड देना है, कहाँ पे कितनी ज़रूरत है और किस हेल्थ कंडीशन में ज़्यादा पैसे की देने की ज़रूरत है। और ये सब कब आएगा? जब प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाएगा। सोशल सिक्योरिटी देना, मतलब इक्वलिटी की बात करता था कि सभी का बराबर हक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में सोचना कि जो भी ऐसी डिवाइस हैं जो कि डिफरेंटली एबल पर्सन्स को हेल्प कर सकते हैं इन एवरी पॉसिबल वे, वो सब होनी चाहिए। जैसे IIT दिल्ली में एक केन बनाई है ना, स्मार्ट केन जिसे कहते हैं, आप फिगर में देख सकते हो इसमें। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें क्या है, आउटडोर के लिए अलग मोड है, मतलब वो 3 मीटर तक अगर कोई चीज़ दूर रहेगी, पास आ जाएगी तो वो आवाज़ करेगा, और घर में क्या है, इसकी रेंज कम है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी डिवाइस है। और ये सब कब बनेगी? जब इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, ये सभी डिवाइसेस क्या हैं, सभी की हेल्प कर सकती हैं। ओके, कल्चरल इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद SEN, तो कई बार क्या होता है, SEN होते हैं स्पेशल एजुकेशनल नीड्स चिल्ड्रन, जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है पढ़ाई के फील्ड में, तो उनसे भी क्या है, उनको भी सभी तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि उनका मनोबल बढ़े। इसका ये एक काम और था कि जो भी एक्ट ऑलरेडी हैं उनमें कोई बदलाव लाना, अमेंडमेंट्स लाना, ताकि वो और ज़्यादा अच्छे से काम कर सकें। चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटीज़ के लिए काम करना ताकि स्टार्टिंग से ही बच्चे पढ़ पाएँ, उनकी जो हेल्थ कंडीशन है उसके बारे में अच्छे से पता चले और उसके बारे में और अच्छे से काम किया जा सके। प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज कब होगी? जब स्टार्टिंग से ही चेकिंग होगी। और कब चेकिंग होगी? ये हो सकता है प्री नेटल पे चेक हो जाए, जब बच्चा पेट में रहता है तो उसी टाइम पे बहुत सारे टेस्ट हो सकते हैं जिससे अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो उसका पता लगाया जा सके और कैसे फैमिली को तैयार रहना है उसके अकॉर्डिंग सभी को डिसाइड हो सके। ठीक है, और डिसेबिलिटीज कैसे रोकी जा सकती है? रोड एक्सीडेंट से भी बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटीज हो सकती हैं।
तो हेलमेट पहना करो यार, और सभी रूल्स फॉलो किया करो, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं और ये भी बहुत बड़ा कारण है डिसेबिलिटीज लाने का। तो इसमें क्या था, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की बात कही थी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिससे लोगों को जागरूक किया जाए, लेकिन लोग जागरूक होते नहीं है, चालान के डर के हमारे हेलमेट पहन लेते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं अपनी सोच बदलने की जरूरत भी है हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि यूएन ने कौन से पीरियड को एज ए पीरियड कहा था कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज का है। पहला ऑप्शन है 1985 टू 1998, सेकंड है 1981 टू 1992, थर्ड है 1971 टू 82, फोर्थ है 1985 टू 91। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इन्होंने 81 से 92 वाले पीरियड को कहा था पर्सन विद डिसेबिलिटीज पीरियड, मतलब इस साल में काम बहुत अच्छे से होना था या इनके बारे में ज्यादा सोचा जाना था। चलो, यूएनसीआरपीडी की फुल फॉर्म क्या है। यूएन की तो सबको पता ही है, यूनाइटेड नेशन। सीआरपीडी की फुल फॉर्म क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिफरेंटली एबिलिटी, देन है कॉमन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ओके, याद रखना अच्छे से, ये क्वेश्चन आ सकता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जो यूएनसीआरपीडी था, जो ये एक्ट था या कन्वेंशन था, वो कब अडॉप्ट किया गया था यूएन के द्वारा। 12 मार्च 2007 को, 20 अप्रैल 2009 को, या 13 दिसंबर 2006 को, या 25 जून 2005 को। तो ये कब अडॉप्ट किया गया था, ये अडॉप्ट किया गया था 13 दिसंबर 2006 को। ओके, तो राइट आंसर क्या है, सी। देन आता है यूएन में क्या होता है, कोई भी कन्वेंशन आता है ना, तो उसके लिए वो सिग्नेटरीज के लिए ओपन करता है, मतलब किसी को साइन करने उसमें कि हम इसमें शामिल हैं इस कन्वेंशन में, तो वो चीज़ है ये। तो यूएन ने तो ये चीज़ सीआरपीडी के लिए कौन सी डेट को या कौन से ईयर में हुई थी। 30 अप्रैल 2007 को, 31 अगस्त 2006 को, 20 मई 2006 को, या 30 मार्च 2007 को। तो ये चीज़ हुई थी भाई ऑप्शन डी। ओके, 23 मार्च 2007 को ये खोला गया था सिग्नेटरीज के लिए। चलो इसके बारे में अब पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो फर्स्ट पॉइंट है कि ये जो सीआरपीडी कन्वेंशन था, ये 13 दिसंबर 2006 को एडॉप्ट किया गया था यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। सिग्नेटरी के लिए ओपन कब हुआ था, 30 मार्च 2007 को। ओके, और ये पहला कन्वेंशन था हिस्ट्री में जिसको सबसे ज़्यादा सिग्नेचर्स मिले थे उसके ओपनिंग डे पे। एक्चुअली यूएन में क्या होता है, जो भी कन्वेंशन आता है वो एटलीस्ट रेटिफाई होना चाहिए कुछ कंट्रीज के द्वारा, तब वो जाके पास होता है। तो इनकी भी एक शर्त थी कि वो साइन होना चाहिए और रेटिफाइड होना चाहिए एटलीस्ट 20 कंट्रीज। रेटिफिकेशन क्या होता है, टू पास द बिल इन देयर पार्लियामेंट एंड शुड बी एक्सेप्टेड, देन इट इज सेड टू बी रेटिफाइड। तो रेटिफिकेशन क्या होता है, सपोज इंडिया को इस कन्वेंशन पे साइन करने हैं, ये कन्वेंशन मानना है, तो इंडिया को ये कन्वेंशन अपने पार्लियामेंट में पास करना होता और उसे एक्सेप्ट करना होता, ठीक है, तब कहा जाता है ये रेटिफाई हो गया है। तो ये शर्त थी कि ये एटलीस्ट 20 कंट्रीज के द्वारा किया जाना था। ओके, और इंडिया ने यूएनसीआरपीडी को रेटिफाई किया था 1 अक्टूबर 2007 को। डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप समझ में आ गया आपको। चलो, जब सिग्नेचर होगी 20 कंट्रीज की और सबने पास कर लिया ये अपनी कंट्री में, तो ये पास कब हुआ, फोर्स में कब आया, ये आया 3 मई 2008 को। ओके, और इसमें क्या था कन्वेंशन में कि सभी लोग अपने कंट्रीज में जो भी डिफरेंटली एबल पर्सन्स हैं उनके लिए बहुत अच्छे से काम करेंगे, उनके राइट्स के लिए, उनकी फैसिलिटीज के लिए, उनकी प्रॉपर सोशल एनवायरनमेंट के लिए अच्छे से काम करेंगे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्चुअली यूएनसीआरपीडी में क्या है ना, कुछ आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स कह सकते हो, कुछ रूल्स हैं जिनके बारे में कहा गया है कि पूरा कन्वेंशन है और सभी आर्टिकल में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। तो वो टोटल कितने आर्टिकल्स हैं यूएनसीआरपीडी के अंदर, 30 हैं, 50 हैं, 40 हैं या 70 हैं, ठीक है, कितने हैं, तो ये हैं 50। ओके, 50 आर्टिकल्स हैं यूएनसीआरपीडी के अंदर। ये एक्चुअली पूरी रिपोर्ट है, आप साइट पे जाके पढ़ सकते हो, नहीं तो इसका अलग से वीडियो है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। चलो, सलेमान का स्टेटमेंट भाई कब अनाउंस की गई थी या कब बनी थी। पहला ऑप्शन है 7 से 10 जून 1994 1994, सेकंड है अगस्त में 1994, सी है सितंबर 1994, डी है अक्टूबर 1994। तो ये आया था जून में, ठीक है, 7 से 10 जून के बीच में मैक्सिको में कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ये सलेमान का स्टेटमेंट या फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन आया था। ओके, इसमें भी क्या बात थी कि
जो भी डिफरेंटली एबल पर्सन है उनके लिए हमें अच्छे से स्कूल खोलने हैं, अच्छे से काम करना है। ओके, चलो SEN का मतलब क्या है? जो सेन लर्नर्स होते हैं उसमें सेन का मतलब क्या है? पहला ऑप्शन है स्पेशल एजुकेटर नीडेड, सेकंड है स्पेशल एजुकेशनल नीड्स, थर्ड है स्पेशल एजुकेशन नॉर्म्स, फोर्थ है स्पेशल एजुकेशन नेशन। तो इसका राइट आंसर है आंसर बी या ऑप्शन बी। सेन का मतलब होता है स्पेशल एजुकेशनल नीड्स लर्नर्स, मतलब जिसको स्पेशली कोई चीज चाहिए उनकी लर्निंग को एनहेंस करने के लिए। ठीक है, चलो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। सेन लर्नर्स कितने तरह के हो सकते हैं? विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन हो सकते हैं, हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन हो सकते हैं, स्पीच इम्पेयर्ड चिल्ड्रन हो सकते हैं जिन्हें स्पीच से रिलेटेड कोई डिवाइस की जरूरत होगी, ऑर्थोपेडिक इम्पेयर्ड चिल्ड्रन हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन हो सकते हैं, उसमें बहुत सी कंडीशंस आती हैं, लर्निंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन हो सकते हैं, और मल्टीपल डिसेबल्ड चिल्ड्रन हो सकते हैं। ये सभी क्या आते हैं? सेन लर्नर्स के कैटेगरी में आते हैं जिनको हो सकता है एजुकेशन में असिस्टिव एड्स या स्पेशल एड्स की जरूरत पड़े। क्लियर है? चलो, सेन लर्नर्स की डाइवर्स नीड्स क्या हो सकती हैं? फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स हो सकती हैं, एजुकेशनल नीड्स हो सकती हैं, सोशल नीड्स हो सकती हैं, इमोशनल नीड्स हो सकती हैं, वोकेशनल नीड्स हो सकती हैं। ये क्या है? जरूरतें हैं जो कि उन्हें दी जानी चाहिए। चलो, देन है टीचिंग विच अफेक्ट मैक्सिमम सेंसेस, कि ऐसी कौन सी टीचिंग है जो कि मैक्सिमम सेंसेस को अफेक्ट करती है? रिफ्लेक्टिव टीचिंग, होल अप्रोच टीचिंग, मल्टी सेंसरी टीचिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो सभी को पता है जो सबसे ज़्यादा सेंसेस को इन्वॉल्व करती है वो है मल्टी सेंसरी टीचिंग। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो, DDRC का मतलब क्या है या किसके लिए स्टैंड होता है? पहला ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट डिफरेंटली एबल्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर, सेकेंड है डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर, थर्ड है डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, फोर्थ है डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन काउंसिल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। चलो, एक्चुअली इसके अंदर टीम्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट टीम होती है DMT DDRC के ही अंदर। तो उसका जो मेन चेयरमैन है वो कौन होता है? चेयरमैनशिप किसके अंडर होती है? डिप्टी मजिस्ट्रेट के अंदर, सरपंच के अंदर, MLA के अंदर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर, जिसे कहते हैं DC। तो किसके अंदर होती है भाई? ये होती है DC के अंडर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर होती है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट टीम जो कि DDRC के अंडर आती है। चलो, DDRC के बारे में पढ़ लेते हैं। हालांकि सब पे वीडियो है लेकिन मैं यहाँ क्वेश्चन से लिंक करने के लिए आपको पढ़ा देता हूँ। तो ये जो स्कीम है ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर। ये कब स्कीम स्टार्ट हुई थी? 2000 में स्टार्ट हुई थी। और इसका एम क्या था कि जो भी PWD एक्ट में 1995 में जो इम्प्लीमेंटेशन थी उसको ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाना। ठीक है, अभी डिस्ट्रिक्ट में क्यों होता है? क्योंकि जो सेंट्रल से आती है वो हर एक स्टेट को आती है, कोई भी चीज़ आती है स्टेट से डिस्ट्रिक्ट में आती है, डिस्ट्रिक्ट से देन अलग अलग विलेजेस में चली जाती है। ठीक है, तो क्या है? ग्रास रूट लेवल तक सभी तरह की फैसिलिटीज को पहुंचाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचाना, अवेयरनेस इंक्रीज करना, रिहेबिलिटेशन को इंक्रीज करना PWDs के लिए, और उनके काम के बारे में या एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी सोचना। क्योंकि हर एक जगह तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट नहीं जा सकती है, तो सभी क्या है ब्रांचेस में काम करते हैं ग्रास रूट लेवल तक पहुंचने के लिए। रोल ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल का काम क्या है? उनका काम है कि डिटेक्शन करना कि किसी में कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है या डिफरेंटली एबिलिटी तो नहीं है, अर्ली डिटेक्शन करना, अर्ली प्रिवेंशन करना, क्योंकि जितनी जल्दी किसी हेल्थ कंडीशन का पता लग जाए वो उतनी जल्दी ठीक हो सकती है, या जो भी उससे सेकेंडरी प्रॉब्लम्स होनी है वो नहीं होती है। फॉलोअप्स लेना, जो भी असिस्टिव डिवाइस हैं उन्हें रिपेयर करना, थेरेप्यूटिक सर्विसेज देना जैसे कि फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी। जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो भी आता है DDRC के अंदर। जो बस पास होते हैं वो भी कौन प्रोवाइड करता है? DDRC प्रोवाइड करता है। तो अगर कोई PWD है, PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर उसे कोई दिक्कत है या कोई हेल्प चाहिए तो वो DDRC में जाके अपनी बातें बता सकता है। ओके, और ये अच्छे से काम करता रहे तो इसके लिए क्या है? रूरल डेवलपमेंट के साथ इन्वॉल्व होना और रिवेन्यू डिपार्टमेंट जो है और हेल्थ एजुकेशन के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो DDRC काम है वो ग्रास रूट लेवल तक हर एक गाँव तक पहुँच सके। ओके, सो यार इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो मैं ले आऊँगा, उसमें कुछ और क्वेश्चंस होंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और फ्यूचर में नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो बेल आइकन दबा सकते हो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए एंड स्टे हेल्दी।